हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारी आईपीसी का पीसीएसजे और पीस एपीयू में और बिहार एपी और उत्तराखंड एपी और यूपी एपीयू में बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका होती है, जिसमें से तकरीबन 40 से 45 सवाल का आने की संभावना पूरी रहती है। तो आज हम सभी बात करेंगे आईपीसी की, जो हमारा भारतीय दंड संहिता 1860 है, एक्ट नंबर 45 है और ये 6 अक्टूबर 1860 को निर्मित किया गया था, जिसके हम प्रथम अध्याय की बात करेंगे, अध्याय 1 और इसके कुछ सेक्शन 1 से लेकर 4 6 1 से 6 तक की बात करेंगे हम, जिसमें आज हम कुछ सेक्शन को देखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट, अगर हम आईपीसी को देखते हैं तो इसके बारे में हमें ये जानकारी जानना होता है कि हमारी आईपीसी का उद्देश्य क्या है, इसके बनाने का पीछे हमारे विधिवेत्ताओं का उद्देश्य क्या था, ये हमारे लिए कितना कितनी लाभकारी है। तो हम इसके उद्देश्यों के बारे में सबसे पहले जानेंगे। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो आईपीसी का उद्देश्य भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समाचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। और हम यहाँ पे सेक्शन 1 की बात करें, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार है। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य की संपूर्ण भारत पर लागू होगा। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी हमारी आईपीसी लागू होगी और इसके अभी हमारे जम्मू कश्मीर हमारा 8वां केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो गया, केंद्र शासित प्रदेश में भी शामिल हो गया है। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 कहता है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। यहाँ पे अगर हम देखें तो हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ये हमारी सेक्शन 2 कहता है। टिप्पणी की बात करें तो एक केस है, इसको आप लोग बस देख लीजिएगा। नॉर्मली कभी कभार ये पूछता है, लेकिन अभी तक हमारे हिसाब से किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। ली कुन्ही बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2012 का केस है, आप इसको देख लीजिएगा। हम अगर बात करते हैं कुछ सेक्शन की बात कर लें तो जैसे हमारे आईपीसी में भारत डिफाइन किया गया है, वो सेक्शन 19 में है, अपराध 40 में है, भारत 19 में है, भारत 18 में है और भारत 19 में है, सॉरी एक बार हमको कंफर्म कर लेने दीजिए थोड़ा सा, 18 में है, भारत 18 में है और न्यायाधीश हमारा जो है 19 में है और न्यायालय हमारा 20 में है। तो यहाँ पे सेक्शन 3 की बात करें तो भारत, जैसा हमने बताया आपको, धारा 18 में परिभाषित किया गया है। तो भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, ये हमारा, और यहीं पे अगर हम देखें तो सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 188 भी यही बात करता है कि जब कोई अपराध भारत से बाहर किया गया हो तो उसके बारे में भी सेक्शन ये 188 हमारे सीआरपीसी की बात करता है। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन और इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार इस पर ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। और सेक्शन 4 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4 और सेक्शन 3 में हमेशा सवाल बनते हैं, एपीयू में भी और जे में भी। सेक्शन 4 को हम देखें तो इसके क्षेत्राधिकार को बताता है। सेक्शन 4 हमारा जो कहता है एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, ये राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर
1 भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। 2 भारत में राष्ट्रीयकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। और 3 कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कारित करता है। ये सेक्शन जो है हमारा 4 बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। अगर सेक्शन 4 के स्पष्टीकरण को देखें तो इस धारा में शब्द अपराध की बात करें तो अपराध में ऐसा प्रत्येक अपराध सम्मिलित है जो भारत से बाहर किया गया हो, जो यदि भारत में किया जाता तो ऐसे संहिता के अंतर्गत दंडनीय होता। अगर दो अभिव्यक्ति की बात करें तो कंप्यूटर साधन का अर्थ वही होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 के उपधारा 1 की खंड टा में दिया गया है। और दृष्टांत की बात करें तो यहाँ पे दृष्टांत हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है दोस्तों। अब इस दृष्टांत को रट ही लीजिए। ये दृष्टांत हमेशा पूछा जाने वाला दृष्टांत है। दृष्टांत कहता है कि जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। और सेक्शन 5 की बात करें तो सेक्शन 5 विधि द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। सेक्शन हमारा 5 कुछ विधियां भारत में ऐसी हैं जिन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जैसे कि सेक्शन 5 के अंतर्गत जैसे कुछ सेक्शन जो कुछ कैटेगरी डिसाइड की गई हैं जिन पर यह अधिनियम हमारा लागू नहीं होता। जैसे कि कहा गया है कि इस अधिनियम में की गई कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यहाँ पे दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि हमको पॉइंट वाइज करना चाहिए। जैसे कि पॉइंट 1 हो जाएगा भारत की सेवा के अफसरों, और पॉइंट 2 हो जाएगा सैनिकों, नौसैनिकों, वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियमों के उपबंधों और किसी विशेष स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि आईपीसी किन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, या पूछा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता का प्रभाव किन पर नहीं होगा। तो ये हमारे अगर पॉइंट हम नोट रखेंगे तो इनको हम नोट कर सकते हैं। और अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 हमारा साधारण स्पष्टीकरण है। साधारण स्पष्टीकरण में देखें तो सेक्शन 6 भी अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले सेक्शन 6 को देखेंगे हम। संहिता में की गई परिभाषाओं का अपवाद के अध्याधीन समझा जाना। संहिता में की परिभाषाओं का अपवाद के अध्याधीन समझा जाना। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। ये हमारा सेक्शन 6 कहता है। अगर हम दृष्टांत की बात करें तो दृष्टांत का हमारा कहता है कि इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं या अभिव्यक्त नहीं करती हैं कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्याधीन समझी जानी हैं
जिसमें वह यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। और सेक्शन खा की बात दृष्टांत खा की बात करें तो खा कहता है हमारा का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसीलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, जो हमारा सेक्शन 76 और 79 कहता है। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, आप इसको थोड़ा सा रुकिए, अभी हम आगे बताएंगे आपको। सेक्शन 7 की बात करें, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है, लेकिन इसके जो टिप्पणी दी गई है, इसका लैटिन जो दिया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लैटिन है। जैसे कि एक सेक्शन 7 हमारा कहता है कि हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। टिप्पणी इस धारा का मुख्य आधार अंग्रेजी विधि के निम्नलिखित सूत्र पर है। इंक्लूसियो यूनियस इस्ट इंक्लूसिया अल्ट्रेसिया आर एक्सप्रेसिया यूनिसिया इस्ट एक्सक्लूसिया अल्ट्रेसियस, जिसका क्रमशः तात्पर्य है एक की अंतर्दृष्टि से दूसरे का अपवर्जन, एक का उल्लेख दूसरे का अपवर्जन। ये जो लैटिन वर्ड वो दिया गया है, सूत्र दिया गया है, इस सूत्र का कभी कभी ये दे दिया जाता है कि इस सूत्र का तात्पर्य क्या है। ये हिंदी में लिख देगा, इंग्लिश में लिख देगा, हिंदी में अर्थ पूछ लेगा, या इंग्लिश में ही लिख के अर्थ पूछ लेगा कि इसका क्या तात्पर्य है। तो ये लिख देगा कि एक्सप्रेसियस यूनियस इस्ट एक्सक्लूसियस अल्ट्रेसियस, जिसका तात्पर्य क्या, इसका तात्पर्य है एक का अंतर्दृष्टि दूसरे का अपवर्जन। और सेक्शन 8 की बात करें तो यहाँ पे लिंग को परिभाषित किया गया है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पे सिर्फ लिंग के बारे में जानिए और कुछ नहीं, आगे उससे बहुत ज़्यादा खास मायने नहीं रखता है। 9 में वचन को परिभाषित किया गया है, जिसे नंबर आप कहते हैं। 10 में मैन को और वुमेन को परिभाषित किया गया है। और 11 में पर्सन तो आप एकदम रट लीजिए, आईपीसी में किसी भी सेक्शन को आप पढ़ेंगे तो पर्सन शब्द का आना आपको हर सेक्शन में मिलेगा, और ये सेक्शन 11 में परिभाषित है। इस पर्सन व्यक्ति से तात्पर्य है कि कोई भी कंपनी या संगम या वह व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं शब्द के अंतर्गत आता है। 1 मिनट दोस्तों।